से हम देखेंगे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं हर एक एंट्री को इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड इन बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने डिस्कस किया था पेज 51 इलस्ट्रेशन 1 ऑफ आवर कंटेंट बुक, जो कंटेंट बुक का पेज 51 है, सबके पास रेडी है क्वेश्चन 1। तो कल हमने ये पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया था। अब मैंने इसका सीक्वेंस भी एक्सप्लेन किया था कि किस सीक्वेंस में हमें एंट्रीज को रिकॉर्ड करते जाना है। तो सबसे पहले हम पोस्ट करेंगे हमेशा रिसीप्ट साइड, फिर उसके बाद हम पोस्ट करेंगे पेमेंट एंड देन हम पोस्ट करेंगे एडजस्टमेंट्स। तो ये सीक्वेंस आपका हमेशा आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में फॉलो करते जाना है। तो रिसीट की हर एक एंट्री हमारे लिए इनकम ही रहेगी, क्योंकि रिसीट यानी पैसा मिला यानी वो इनकम है। बट ये इनकम होगी दो टाइप के, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम्स लिखे जाएंगे इनकम साइड में एंड कैपिटल इनकम्स लिखे जाएंगे लायबिलिटीज में। कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था ये चार्ट। पेमेंट्स फिर हम पोस्ट करेंगे, फिर हम एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे रिसीट पेमेंट की रिसीट साइड। तो सभी मेरे साथ अकाउंट्स ओपन करेंगे। सबसे पहला अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पूरा पेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए रूलिंग करना है एंड नेक्स्ट पेज पे आप रूलिंग करेंगे फॉर बैलेंस शीट। तो लिखेंगे सभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, पूरा लिखना है, कॉपी में मुझे पूरा लिखना ही चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ ललित कला केंद्र मुंबई फॉर द ईयर एंडेड, पूरा लिखना है तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। आपको कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13। डिवाइड द पेज इन 2 parts and make 2 columns on the debit side and 2 columns on the credit side. But in the expenditure account, debit represent expenditure amount and on the credit side income amount. Then on the next page, balance sheet of Lalit Kala Kendra Mumbai as of 31st March 13. Again divide the page in 2 parts. Make 4 columns. On the left hand side, liabilities amount, and the right hand side, assets amount. करेंगे रूलिंग सभी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सिंगल पेज रूलिंग कंप्लीट करना है फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। वो कैसे ना, जैसे मैंने कहा था कि रिसीट पेमेंट की हर एक एंट्री कहीं ना कहीं हमें पोस्ट करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट की एंट्रीज का आप देंगे हमेशा सिंगल इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट्स के आपको देने पड़ेंगे डबल इफेक्ट। जैसे हम फाइनल अकाउंट में करते आ रहे हैं वैसे यहाँ पर भी रिसीट पेमेंट एंट्री सिंगल इफेक्ट, एडजस्टमेंट्स डबल इफेक्ट। रिसीट पेमेंट की एंट्रीज को जब मैं फाइनल अकाउंट में पोस्ट करती हूँ तो यहाँ आपको पोस्ट करने के लिए सोचना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो पोस्टिंग होता है आप सबको मालूम है, रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू इनकम्स लिखे जाएंगे
और करंट ईयर से ही रिलेटेड एंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट की जाएगी, क्योंकि मैं करंट ईयर के लिए फाइनल अकाउंट बना रही हूँ। जिस ईयर के लिए मैं फाइनल अकाउंट बनाती हूँ वो ईयर मेरे लिए करंट ईयर होता है। एंड बैलेंस शीट में हम पोस्ट करते हैं ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एंड ऑल कैपिटल इनकम्स। ठीक, कैसे रिकॉर्ड करना है आज हम देखेंगे। बट सबसे पहले ये डिसीजन लो कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। हमेशा आपको ये डिसीजन लेना है कि विच इज अवर करंट ईयर, हमारे इस क्वेश्चन में करंट ईयर कौन सा रहेगा, क्योंकि रिसीट पेमेंट में आपको सब कुछ दिया जाएगा। करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, रेवेन्यू, कैपिटल, इसमें से हमें अलग अलग करके पोस्टिंग करते जाना है। तो करंट ईयर जानना बहुत जरूरी है। तो करंट ईयर कौन सा रहेगा जिसके लिए आप रिसीट पेमेंट का ईयर देखेंगे। कौन सा ईयर दिया है रिसीट पेमेंट का, तो देखो ऊपर लिखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, यानी रिसीट पेमेंट ये ईयर रिसीट पेमेंट अकाउंट आपको 2013 का दिया हुआ है। तो जो रिसीट पेमेंट का ईयर रहेगा वो हमारे लिए रहेगा हमेशा करंट ईयर, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने रिसीट पेमेंट बना के देगी। तो जो ईयर रिसीट पेमेंट का रहेगा वो ईयर हमारे लिए हमेशा रहेगा करंट ईयर। ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, रिसीट पेमेंट में ईयर मेंशन होगा वो आपके लिए रहेगा हमेशा करंट ईयर। तो फाइंड आउट करो विच इज अवर लास्ट ईयर एंड विच इज अवर नेक्स्ट ईयर। सिंपल है, अगर 13 मेरे लिए करंट ईयर है तो 12 हमारे लिए लास्ट ईयर एंड 14 हमारे लिए है यस नेक्स्ट ईयर। हमें एंट्रीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चाहिए सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड। ठीक, इतना याद रखना है, करंट ईयर की एंट्रीज मुझे इंक्लूड करनी है। अदर देन करंट ईयर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मुझे पोस्ट नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग रिसीट से। तो रिसीट की हर एक एंट्री मेरे लिए इनकम ही है, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है। अब मुझे ये डिसीजन लेना है वेदर इट इज अवर रेवेन्यू इनकम और वेदर इट इज अवर कैपिटल इनकम। सिंपल मीनिंग होता है कि किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रेवेन्यू इनकम कौन सा है और हमारा कैपिटल इनकम कैसा है। मैंने लास्ट पीरियड में आपको एक्सप्लेन किया था, जो अमाउंट हम डेली एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं वो अमाउंट को हम रेवेन्यू इनकम मानते हैं। जो अमाउंट हम कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं वो अमाउंट को मुझे कैपिटल इनकम अज्यूम करना पड़ेगा। एक बार वापस, रिसीट में पैसा मिला है, जो पैसा मिला उसको आपको यूज करना है। हम दो टाइप में अमाउंट को यूज कर सकते हैं, डेली एक्सपेंस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगर वो डेली एक्सपेंस के लिए यूज होता है रेवेन्यू इनकम, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है तो वो कैपिटल इनकम। तो कैसे समझेगा कि कौन सा हम डेली एक्सपेंस के लिए यूज करेंगे और कौन सा हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कौन सा अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर कोई अमाउंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा ऐसा नहीं दिया, यानी वो रेवेन्यू इनकम आपको मानना पड़ेगा। एक बार वापस जो मैंने कहा, रिसीट में जो भी एंट्रीज दी है दैट मीन्स अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, पैसा मिला यानी वो आपका इनकम है। इनकम दो टाइप के, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू जिसका नेचर रिकरिंग है, कैपिटल जिसका नेचर वन टाइम है। हमें कैसे समझेगा कि ये इनकम जो अमाउंट रिसीव हुआ वो रिकरिंग नेचर का है या वो कैपिटल नेचर का है। आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है जो कैपिटल इनकम है। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ हिंट क्वेश्चन में दी जाती है कि सपोज एंट्रेंस फीस है तो आपको दिया जाएगा कि एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटल इनकम मानो, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता है तो ही हम उसको कैपिटल इनकम अज्यूम करेंगे। अदरवाइज जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उसको मैं कैपिटल इनकम मान ही नहीं सकती, उसे मैं रेवेन्यू इनकम ही मानूंगी। मैंने क्या कहा, एक बार वापस, रिसीट में जितनी भी एंट्रीज है वो आपका इनकम है क्योंकि आपको पैसा मिला है। अब जो पैसा मिला उसमें से कुछ रेवेन्यू नेचर का होगा, कुछ कैपिटल नेचर का होगा। कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल आपको ज्यादा सोचना नहीं है।
जो कैपिटल नेचर का होगा उसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जिसके बारे में कैपिटल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कैपिटल इनकम मानो ऐसा नहीं दिया है, उसको मैं रेवेन्यू ही ट्रीट करूंगी। तो इस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हम पोस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आपको दिया है रिसीट पेमेंट के डेबिट में यानी रिसीट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन पढ़ के कुछ ना समझ में आ रहा है। ब्रॉट डाउन यानी इसको लाया गया, कहीं ना कहीं से लाया गया। करंट ईयर के बिगिनिंग में अगर आपके पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, देखो रिसीट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग बैलेंस। किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है? कैश का एंड बैंक का। ओपनिंग बैलेंस मींस करंट ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास कैश थी, हमारे पास बैंक बैलेंस था, फर्स्ट डे को था। कहां से आएगा ये? फर्स्ट डे को आपके पास कैश थी, आपके पास बैंक बैलेंस था, जादू से तो नहीं आएगा। फिर ये कहां से आया होगा? लास्ट ईयर से आया होगा। यानी ये ब्रॉट डाउन लिखा है, यानी ये कैश लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुई है, बैंक बैलेंस लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। जो लास्ट ईयर कैश बच गई थी उसको मुझे इस साल यूज करना पड़ेगा। जो बैंक बैलेंस मेरा लास्ट ईयर था वो इस साल मुझे यूज करना पड़ेगा। तो ये कैश इन हैंड जो कैश एट बैंक है वो करंट ईयर के बिगिनिंग में ऑलरेडी आपके पास है। यानी ये कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर का है। क्या लास्ट ईयर की एंट्रीज को मैं मेरे फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्या? तो आंसर इज नो। मुझे लास्ट ईयर की कैश दिखानी नहीं है, मुझे लास्ट ईयर का बैंक बैलेंस दिखाना नहीं है, मुझे करंट ईयर का चाहिए। तो लास्ट ईयर की ये एंट्री को मैं मेरे फाइनल अकाउंट में कहीं भी पोस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए उसके सामने हम करेंगे क्रॉस मार्क। ये कहीं भी पोस्ट नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉकर रेंट। हर एक मीनिंग समझ में आना चाहिए। लॉकर रेंट रिसीट में दिया, रिसीट में दिया यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को रेंट रिसीव हुआ यानी ये इनकम है। अब इसका नेचर दोनों कुछ भी हो सकता है। लॉकर रेंट मिला तो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम यूज करने वाले हैं, या इसको मैं रूटीन एक्सपेंसेस पे करने के लिए यूज करने वाली हूँ, यानी ये मेरा रेवेन्यू इनकम है या ये मेरा कैपिटल इनकम है। ये डिसीजन आपको पहले लेना पड़ेगा। मैंने पहले कहा आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लॉकर रेंट जो रिसीव हुआ वो क्या स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है क्या? ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा कि लॉकर रेंट अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और टू बी कैपिटलाइज्ड यानी उसको कैपिटल इनकम मानो, ऐसा क्वेश्चन में दिया जाएगा। अगर दिया है तो ही मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम कर सकती हूँ, नहीं दिया है तो मैं इसको कैपिटल इनकम नहीं मान सकती, यानी मुझे इसको रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम करना पड़ेगा। अब व्हाट इज लॉकर रेंट? क्या होता है लॉकर रेंट? जैसे ये ललित कला केंद्र है यानी कोई भी आर्ट एंड कल्चर का ये ऑर्गेनाइजेशन है। लॉकर रेंट यानी लॉकर का रेंट इन्होंने रिसीव किया। अब इस ललित कला केंद्र के पास आर्टिस्ट होंगे, ये आर्टिस्ट के अपने वैल्यूएबल्स रखने के लिए हर एक आर्टिस्ट को लॉकर प्रोवाइड किया गया, तो वो लॉकर का रेंट ये ऑर्गेनाइजेशन उनसे लेती है। रिसीट में दिया या नहीं लिया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये रेंट ले रही है, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला है। अब वो पैसा कहीं ना कहीं यूज करेगी। कहाँ यूज करेगी? स्पेसिफिक पर्पस, रूटीन एक्सपेंस कुछ भी दिया नहीं है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि क्या लॉकर रेंट अमाउंट टू बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ऐसा दिया है, या टू बी कैपिटलाइज ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए, तो ही हम उसको कैपिटल इनकम मानेंगे। तो मैं देखती हूँ कहाँ कैसे देखना। लॉकर रेंट जहाँ लिखा है वहाँ ब्रैकेट में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक, तो मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट यानी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होनी चाहिए। मैं अगर इंफॉर्मेशन देखती हूँ कैपिटल फंड, legacies are to be capitalized, outstanding salaries 50% of entrance fees are to be capitalized, ऐसा लॉकर रेंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो मैं इसको कैपिटल इनकम नहीं मान सकती।
यानी ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला नहीं है। अगर ये यूज होता तो क्वेश्चन में मेंशन होता। तो मैं कैपिटल इनकम नहीं मानूंगी, तो मुझे इसको कौन सा इनकम मानना पड़ेगा? रेवेन्यू इनकम। और रेवेन्यू इनकम मुझे कहाँ पोस्ट करने पड़ेंगे? इनकम साइड में। सभी लिखेंगे इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड, तो प्रीफिक्स करेंगे बाय। बाय लॉकर रेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो हम इसे डायरेक्टली आउटर कॉलम में पोस्ट कर सकते हैं 500। ना नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस। व्हाट इज एंट्रेंस फीस? सबसे पहले एंट्रेंस फीस का मीनिंग, ललित कला केंद्र अपने मेंबर्स बनाएगा। तो ये मेंबर से जब वो एंटर होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे कुछ फीस ली जाती है, उसे हम नाम देंगे एंट्रेंस फीस। रिसीट में दिया है यानी इस ललित कला केंद्र को एंट्रेंस फीस रिसीव, पैसा मिला। पैसा मिला यानी बन गया इनकम। अब आपको सोचना है वेदर इट इज अवर रेवेन्यू इनकम और वेदर इट इज अवर कैपिटल इनकम। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके बारे में अगर कुछ मेंशन है तो ही मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे उसको रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम करना पड़ेगा। तो एंट्रेंस फीस टू बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। देखती हूँ कहाँ देखेंगे, जहाँ एंट्रेंस फीस है वहाँ कुछ भी ब्रैकेट में दिया हुआ नहीं है, यानी एंट्रेंस फीस यहाँ तो कुछ मेंशन नहीं है। तो मैं चेक करती हूँ इंफॉर्मेशन में कुछ मेंशन है क्या? कैपिटल फंड, लेगेसी, सैलरी, एंट्रेंस फीस से रिलेटेड आपको लास्ट पॉइंट कुछ कहता है। क्या कहता है लास्ट पॉइंट? 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। आपको जितना एंट्रेंस फीस मिला उसमें से 50% कैपिटलाइज्ड करो, यानी 50% को कैपिटल इनकम अज्यूम करो। एंड कैपिटल इनकम मुझे कहाँ लिखने पड़ेंगे? लायबिलिटी में। तो सबसे पहले हम लायबिलिटी में 3 to 4 लाइंस ब्लैंक रखते हुए लिखेंगे एंट्रेंस फीस इन ब्रैकेट 50% कैपिटलाइज्ड कहाँ है, इसीलिए मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम कर रही हूँ। यानी 50% को आपको कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप यूज करने वाले हो, यानी ये 50% अमाउंट आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए देनी है। एनीथिंग देना है, एनीथिंग पेएबल इज अवर लायबिलिटी। तो 1900 टोटल एंट्रेंस फीस है, उसमें से 50% अगर मैं देखती हूँ तो वो आएगा यस 950 एंट्रेंस फीस मैंने कैपिटल इनकम में अज्यूम किया। तो रिमेनिंग 50% कैपिटल इनकम तो नहीं है, रिमेनिंग 50% को मुझे क्या करना पड़ेगा? रेवेन्यू इनकम मानना पड़ेगा और उसको इनकम में पोस्ट करना पड़ेगा। टोटल 100% की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। 50% अगर वो कहते हैं कि कैपिटल इनकम है, दैट मींस रिमेनिंग 50% इज योर रेवेन्यू इनकम। डन, आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स सेल किए और इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसीट हुई यानी पैसा मिला। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 150। क्या ये 150 का पर्पस क्वेश्चन में दिया हुआ है? देखना है, भले मैं 150 से कोई असेट खरीदने नहीं वाली हूँ, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या ये 150 रुपीज टू बी कैपिटलाइज्ड यानी उसको कैपिटल इनकम मानो, या आर टू बी ट्रीटेड, आर टू बी यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ऐसा कुछ दिया है क्या? जहाँ सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है वहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है। फिर मैं देखती हूँ एडजस्टमेंट में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से रिलेटेड आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है, यानी इसको मैं कैपिटल इनकम अज्यूम नहीं कर सकती, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करो ऐसा दिया ही नहीं। मैं इसको कैपिटल इनकम तभी मानूंगी जब आपको स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है। तो मैं इसको कौन सा इनकम मानूंगी? रेवेन्यू इनकम, और उसे इनकम में पोस्ट करूंगी बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर्स 150, जिसके बारे में पर्पस है वही एंट्रीज को मैं कैपिटल इनकम अज्यूम करूंगी, अदरवाइज मुझे सारे एंट्रीज को रेवेन्यू इनकम ही अज्यूम करना पड़ेगा। डन, आगे बढ़ते हैं। रिसीट फ्रॉम ड्रामा। इस ललित कला केंद्र ने ड्रामा यानी कुछ स्किट रखा, टिकट्स बेची होंगी, रिसीट यानी पैसा मिला। क्या
दिया हुआ है रिसीट फ्रॉम ड्रामा 7850, पैसा मिला है यानी इनकम हुआ। बट ये इनकम कैपिटल इनकम मानूं या रेवेन्यू इनकम मानूं, इसके लिए क्वेश्चन में मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्या रिसीट फ्रॉम ड्रामा आर यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ऐसा कुछ है क्या? रिसीट फ्रॉम ड्रामा के सामने तो कुछ नहीं मेंशन है, अगर नीचे मैं देखती हूँ कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी ये मेरा कैपिटल इनकम नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज नहीं होने वाला, यानी वो रेवेन्यू इनकम है। तो हम इसे इनकम में पोस्ट करेंगे बाय रिसीट्स फ्रॉम ड्रामा। हाउ मच इज 7850। डन। Now next is legacies। कल हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था। Legacies means donations received under will, बताया था। will के अंदर जो डोनेशन मिलता है उसे मैं legacies कहते हूँ, ठीक। अब legacies यानी डोनेशन रिसीव हुआ, सिर्फ टर्म अलग है बट इसका मीनिंग डोनेशन होता है। will के अंदर जो डोनेशन होता है उसे हम legacies कहते हैं। legacies 11,000 डोनेशन मिला। अब मिला हुआ डोनेशन यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस टू बी कैपिटलाइज्ड, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मेंशन तो होगा ही। तो देखते हैं, जहां लेगेसीज लिखा वहां कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर मैं देखती हूँ यस पॉइंट नंबर 2, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी इसको आपको कैपिटल इनकम मानना है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होने वाला है और कैपिटल इनकम अज्यूम करना है, यानी मुझे इसको कहाँ पोस्ट करना है? लाइब्रेरी में। लिखते हैं लेगेसीज, लिखेंगे कैपिटलाइज दिया है इसीलिए कैपिटल इनकम अज्यूम किया 11,000, और इसके बारे में आपको हमेशा कैपिटलाइज देंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस यानी छोटे मोटे इनकम हुए। कौन से इनकम हुए स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं दिया है, जो छोटा मोटा इनकम हुआ वो उन्होंने मिसलेनियस रिसीट्स के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। कितना हुआ? 800, पैसा मिला है यानी इनकम है। अब ये 800 रुपीज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस और नॉट, क्वेश्चन में देखना है। मिसलेनियस रिसीट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, यानी कुछ भी मेंशन नहीं, तो मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम नहीं कर सकती। फिर मुझे इसे क्या, कौन सा इनकम अज्यूम करना पड़ेगा? रेवेन्यू इनकम, और पोस्ट करेंगे इनकम में मिसलेनियस रिसीट्स 800। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन यानी आंसर में, तो रिसीट को मैंने पोस्ट किया, ब्रॉट डाउन जो एंट्री थी, ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड लाया गया, बैंक बैलेंस लाया गया, ब्रॉट डाउन के नीचे 2 एड्स थे, वो मैंने पोस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एंट्रीज करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। लास्ट ईयर की कैश लास्ट ईयर में रिकॉर्ड होगी, बैंक लास्ट ईयर का बैंक बैलेंस लास्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। मुझे इस साल कौन सा कैश, कौन सा बैंक बैलेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जो करंट ईयर का है। दिस एंट्री रिलेट्स टू लास्ट ईयर, इसीलिए हमने इसको कहीं भी पोस्ट नहीं किया। फिर हमने देखा नेक्स्ट एंट्री आपको था लॉकर रेंट, स्पेसिफिक पर्पस मेंशन नहीं था, इसीलिए इनकम में पोस्ट किया। फिर आपको नेक्स्ट दिया था एंट्री एंट्रेंस फीस, दिया हुआ है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इसलिए 50 को मैंने कैपिटल इनकम लिखा और लायबिलिटी में पोस्ट किया, और रिमेनिंग 50% मैंने रेवेन्यू इनकम में पोस्ट किया। देन नेक्स्ट एंट्री आपको दी थी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, इसके बारे में कुछ भी पर्पस दिया हुआ नहीं है, यानी मैं इसको कैपिटल इनकम अज्यूम नहीं कर सकती, इसलिए हमने इसको रेवेन्यू इनकम अज्यूम किया। देन नेक्स्ट एंट्री इज रिसीट फ्रॉम ड्रामा, यस, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इनकम में पोस्ट किया। देन लेगेसीज, पर्पस दिया हुआ है टू बी कैपिटलाइज्ड, यानी इसको कैपिटल इनकम मानना है, इसलिए लायबिलिटी। एंड मिसलेनियस रिसीट्स, कोई पर्पस नहीं है, इसलिए हमने लिखा इनकम। तो अगर मैं इस सॉल्यूशन को देखती हूँ तो रिसीट की एंट्री मैंने या तो इनकम में लिखी है, नहीं तो लायबिलिटी में ही लिखी है, वो कहीं और पोस्ट हो ही नहीं सकती, या तो वो रेवेन्यू इनकम है, नहीं तो वो कैपिटल इनकम है। बट लायबिलिटी में हमने वही एंट्रीज पोस्ट की जिसके बारे में आपको स्पेसिफिकली पर्पस दिया हुआ है, जिसके बारे में कोई भी पर्पस मेंशन नहीं है, उसको हम हमेशा अज्यूम करेंगे रेवेन्यू इनकम, और इसे हम इनकम में पोस्ट करेंगे।
करेंगे। देखो सबको रिसीट की हर एक एंट्री, हर एक का मीनिंग सबको समझाएंगे। अब हम बढ़ेंगे रिसीट की एंट्रीज के बाद पेमेंट की एंट्रीज। पेमेंट यानी आपके पॉकेट से कैश बाहर गया, यानी आपके लिए वो एक्सपेंस हुआ। बट अगेन एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को मुझे एक्सपेंडिचर में पोस्ट करना है और कैपिटल एक्सपेंस को मुझे असेट में पोस्ट करना है। यानी पेमेंट की हर एक एंट्री या तो एक्सपेंडिचर में पोस्ट होगी, नहीं तो असेट में ही पोस्ट होगी। और आपको एक्सपेंस और असेट में डिफरेंस मेरे ख्याल से अब सबको आता है कि कौन सा होता है एक्सपेंस और कौन सी होती है असेट। सैलरी है तो वो क्या रहेगा, फर्नीचर है तो वो क्या रहेगा। तो पेमेंट को पोस्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, तो बढ़ते हैं पेमेंट साइड की फर्स्ट एंट्री, जिसकी फर्स्ट एंट्री दी है स्टेशनरी। स्टेशनरी बिजनेस अगर हम करते हैं तो स्टेशनरी ये आपको बार बार परचेस करनी पड़ेगी, बार बार यूज करनी पड़ेगी। तो स्टेशनरी का नेचर आपके लिए होता है रेवेन्यू, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू है। तो मैं इसे कहाँ पोस्ट करूंगी, एक्सपेंडिचर में पोस्ट करते हैं स्टेशनरी 500। स्टेशनरी खरीदेंगे, बेनिफिट आपको इमीडिएट खत्म होता है यूज करते हुआ, तो ये आपके लिए होता है एक्सपेंडिचर। जिसका बेनिफिट आपको 10 साल 20 साल तक मिलता है वो आपका होता है असेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं फर्नीचर परचेज। अब आप ही बताओ, फर्नीचर क्या हम इसे एक्सपेंडिचर में लिखेंगे कि क्या हम उसको असेट में लिखेंगे? असेट में। क्यों? क्योंकि इट इज अ वन टाइम एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदा, बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म मिलने वाला है, यानी ये आपका बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसलिए हम कहाँ पोस्ट करेंगे, असेट में। देख लेते हैं, इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन फर्नीचर? नो। तो लिखते हैं फर्नीचर 5000। फर्नीचर देयर इज नो एडजस्टमेंट 5000। देन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट मैंने की है, इन्वेस्टमेंट किया है मैंने मेरा पैसा बैंक में रखा, शेयर्स में रखा, बॉन्ड्स में रखा, तो ये इन्वेस्टमेंट जहाँ पर भी मैंने की है उसके अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में अमाउंट इज रिसीवेबल। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट रखा है तो मुझे वो वापस मिलता है। शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, अमाउंट मुझे वापस मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, अमाउंट मुझे वापस मिलेगा। तो मुझे इसके अगेंस्ट अमाउंट इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, तो वो मेरे लिए क्या रहेगी, असेट। सबको मालूम है इन्वेस्टमेंट अवर असेट, तो लिखते हैं इन्वेस्टमेंट 10,000। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा लिखा ही है ना, एक्सपेंस ज्यादा सोचना ही नहीं, एक्सपेंस है। और एक्सपेंडिचर हम कहाँ लिखते हैं, एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। जो ड्रामा अरेंज किया उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए। ललित कला केंद्र हमेशा ड्रामा अरेंज करते रहेगा, हमेशा उनको एक्सपेंस आएंगे, यानी इसका नेचर रेवेन्यू है 3350। नेक्स्ट इज पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम रिकरिंग नेचर है कि पोस्टल का एक्सपेंसेस हमें बार बार होगा, तो ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर में लिखते हैं पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज यानी पोस्टल स्टैम्प्स खरीदे तो बेनिफिट वही खत्म होगा, तो हम लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम 250 इन एक्सपेंडिचर। Magazines and newspapers. Magazines and newspapers. It is our routine expense. Routine expense है, तो हम इसे कहाँ पोस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर में। To magazines and newspapers. न्यूज़पेपर खरीदा, बेनिफिट वही खत्म। आज का न्यूज़पेपर हम 10 दिन के बाद नहीं पढ़ेंगे, बेनिफिट उसी दिन खत्म होने वाला है, यानी वो एक्सपेंडिचर। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा वो आपके लिए होता है असेट। ठीक, 400। नेक्स्ट इज सैलरीज। एम्प्लॉय को सैलरी हर मंथ देंगे कि सिर्फ एक ही बार देंगे, हर मंथ पे करना है, तो इसका नेचर है रेवेन्यू, यानी वो कहाँ पोस्ट होगा, एक्सपेंडिचर में, बट एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम सैलरीज, बट इन द इनर कॉलम 2200।
नेक्स्ट इज बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन यानी इसको लाया गया है। कहाँ से लाया गया? कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग यानी ईयर एंड का, करंट ईयर के एंड का यानी करंट ईयर का, करंट ईयर की कैश करंट ईयर का बैंक बैलेंस मुझे करंट ईयर के फाइनल अकाउंट में पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ पोस्ट करूँ? कैश एट बैंक। कैश मेरे लिए एक्सपेंस है कि असेट है? मेरे पॉकेट में जो कैश है वो मेरे लिए असेट है। कैश एट बैंक, बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो मेरे लिए असेट है। वो एक्सपेंस कब होगा? जब हम उसको यूज करेंगे तब। ठीक, तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक इज अवर असेट। तो असेट में पोस्ट करेंगे कैश इन हैंड 300, कैश एट बैंक 11,000। एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग मैं वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग ऑफ फाइनल अकाउंट हम मिलेंगे लाइव में, आ जाएंगे सभी लाइव में। हम करते हैं क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट्स। पहले एडजस्टमेंट करेंगे, फिर क्लोजिंग करेंगे और फिर देखते हैं बैलेंस शीट टैली होता है या नहीं। ठीक, आ जाओ लाइव में। थैंक यू।